नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। कोरोना संक्रमण के बीच पूरे देश में एक नकारात्मक माहौल बना। चारों ओर मातम सा मंजर रहा, सख्ती आवाजें सुनाई दी, बेबसी ही बेबसी नजर आई। ऐसे माहौल में जिंदगी के लिए सकारात्मकता बेहद जरूरी है। ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जो आपको पॉजिटिविटी से भर देगा। आपको लगेगा कि जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी नजर आ रही है। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है जीने का नाम जिंदगी। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि हालातों पर इंसानों का बस नहीं होता, लेकिन हालातों से बहादुर की तरह लड़ना जरूरी होता है और ये इंसान के बस में होता है। और कुछ ऐसा ही किया है सिर्फ 18 साल की विष्णुप्रिया ने, जिसने पिता की नौकरी छूट जाने पर परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और बन गई डिलीवरी गर्ल। कर्नाटक की पहली डिलीवरी गर्ल की पूरी कहानी आप भी देखिए। तंग गली, पुराने मकान, टूटी सड़क और सड़क पर बाइक लिए खड़ी है बिटिया। उम्र करीब 18 साल है और इस बिटिया का हौसला बेमिसाल है। महज 18 साल की इस बिटिया का नाम है विष्णुप्रिया, जो 12वीं की छात्रा थी, लेकिन मजबूरियों ने उसे डिलीवरी गर्ल बना दिया। जी हाँ, डिलीवरी गर्ल। So I thought that I should in this lockdown, so I was also doing tuitions to small children and their parents were also not agreed. So I thought that Zomato is the one platform which could help for my studies also if I would join Zomato. So I can also handle some part of my studies and also my family. So I joined Zomato. विष्णुप्रिया के पिता कटक में ड्राइवर की जॉब करते थे, लेकिन लॉकडाउन ने उनका रोजगार छीन लिया। जॉब चले जाने से परिवार का बुरा दौर शुरू हो गया। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ने लगे। रोजगार मिलने के कहीं आसार नजर नहीं आ रहे थे। पूरा परिवार हताशा से भर गया और परिवार को हताशा से निकालने के लिए एक बेटी ने बेटा बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया। विष्णुप्रिया ने पिता से पहले बाइक सीखी और फिर जोमैटो के स्थानीय ऑफिस में डिलीवरी एजेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। विष्णुप्रिया को जोमैटो में डिलीवरी गर्ल की जॉब मिल गई और इसके बाद उसने पूरे परिवार की जिम्मेदारी ही अपने कंधों पर ले ली। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जी को बोलने का बात है। कोविड-19 जब आ गया तो अच्छे का सबका काम निकल गया। मैं तो छोटा सा ड्राइवर हूँ, मेरा भी नौकरी चला गया। घर में मेरे को बैठना पड़ा। उसका बैठने का वजह से मेरा घर का ऊपर पूरा परिस्थिति आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आ गया। तो मेरा मिसेस जो कि टेलरिंग काम जानते हैं, वो मेरे को 50 से मेरे को मेकअप कर लिए। बच्चा भी मेरा ट्यूशन कर लेता था कोविड-19 के लिए, वो भी बंद हो गया। जिम्मेदारियां ख्वाहिशों की बलि मांगती है। विष्णुप्रिया को भी अपने सपनों की बलि देनी पड़ी है। विष्णुप्रिया डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों ने फिलहाल उसके सपने के पंख कतर दिए हैं। क्योंकि विष्णुप्रिया सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देती है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जोमैटो में डिलीवरी गर्ल का काम करती है और इन सब के बाद जो वक्त मिलता है उसमें पढ़ाई करती है। लेकिन पढ़ाई के लिए मिलने वाला ये वक्त उसके डॉक्टर बनने के ख्वाब के लिए नाकाफी है। The reason is that nowadays in this lockdown, so every family conditions are different. So in my family the main problem is that the financial condition, so due to which I was facing many problems and I was facing problems in my education. More harmful my education was going to the financial. So I thought that I should take any step that I can handle all my education on my own hand. माँ पिता को अपनी बेटी पर गर्व है। समाज भी विष्णुप्रिया के माता पिता को खुशकिस्मत मानते हैं और विष्णुप्रिया भी अपने जन्मदाताओं की अच्छी गुड़िया बनकर खुश है। जब घर में मेरा बेटी जब देखने लगा कि घर का फाइनेंस कंडीशन बहुत ख़राब है,
मेरे को कुछ करना चाहिए। वो अपना फिर खुद का डिसीजन लेके जोमेटो में एग्री होके पैर आगे लेके निकले। उसके बाद बहुत खुशी भी लगता है, बच्चा जब आगे जाता है। लड़की है, लड़की होके भी हम लोग के लिए बहुत इतना कर रहे हैं, ये तो बहुत गर्व का बात है जो कि सबको जानना चाहिए। दुनिया में जितना लड़की लोग आज भी है, घर का सबका फाइनेंस कंडीशन बहुत ख़राब है, सब लड़की को आगे निकलना चाहिए। बिना वजह कुछ सोचे पीछे देखना नहीं चाहिए, हर समय आगे निकलना चाहिए बिना सोच समझ। कहते हैं कि हालातों पर इंसानों का वश नहीं है, लेकिन हालातों से लड़ना जरूर इंसानों के बस में है। बस यही तो कर रही है विष्णुप्रिया और बन गई है इस मुल्क के लिए मिसाल। बेटियां बेटों से कतई कम नहीं होती, ये साबित कर दिखाया है महज 18 साल की इस लाडो ने। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जल संकट की चर्चा तो पूरे देश में खूब होती है, लेकिन इसके समाधान के लिए तन मन से एकजुट होकर कदम कम ही उठते हैं। लेकिन कानपुर का एक गांव ऐसा है जिसने जल संकट के खिलाफ लड़ने की जरूरत की है। बंजर जमीन का सीना फाड़ पानी की धारा बहा दी है। इस काम में किसी एक या दो लोगों ने सहयोग नहीं किया है, बल्कि पूरा का पूरा गांव एकजुट होकर तालाब खोदने में जुट गया और उसके बाद गांव की रूपरेखा ही बदल गई। रिपोर्ट। जहां चाह है वहां राह है, जहां इच्छा शक्ति है वहां किस्मत जरूर बदलती है, जहां मेहनत करने का इरादा है वहां कुदरत भी मेहरबान हो जाती है। ये तस्वीरें इसी का उदाहरण है। एक तालाब की खुदाई करते ये लोग ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अपनी नियति पर कुदाल चलाकर तकदीर ही बदल ली है। बंजर जमीन का सीना फाड़ पानी निकाला है। जहां कभी घास ना उगती थी, उस जमीन को हरियाली से भर दिया है। इस गांव में समस्या थी पानी की, पानी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने सब लोग मिल के तालाब खोदा। ठीक, सालों लग गया तालाब खोदते खोदते। हमने जो है बहुत कहा, सब लोगों से कहा, लेकिन कोई सुनाई नहीं की। ठीक, तब ये पानी की व्यवस्था कर पाए। आज क्या स्थिति है पानी की? आज पानी तो है। ये लोग कानपुर जिले के कटारा ग्राम पंचायत के करियाझाल के रहने वाले हैं। उस करियाझाल के जो 2 साल पहले तक बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था। खेतीबाड़ी तो छोड़िए, हरी घास भी जिन्हें देखने को नसीब ना होती थी, जिनकी नियति में सूखा लिखा था और किस्मत में बेबसी, जिन्हें राजनीति ने ठगा, राजनेताओं ने छला, जिन्हें सियासत से भरोसे के सिवा कुछ ना मिला, आज वही करियाझाल हरियाली से जगमग है। सुबह जल्दी आते थे 6 बजे से, तो 8-9 बजे लग खोदते थे, फिर हम करते थे, फिर खोदते थे। वो लग 3 बजे थे 7 बजे लग। अच्छा, कितने गांव वाले लगे रहे इस तालाब को खुदाई में? अरे बहुत लगे रहे, कम से कम 30-40 लोग। रोजाना का? हाँ, रोजाना का। पानी आने लगा? पानी आने लगा। पहले क्या स्थिति थी पानी? पहले बहुत पानी यहाँ कहीं नहीं था। यहाँ पे रेहू थी, ये घास भी नहीं थी यहाँ पे। 2 साल पहले गांव के लोगों ने तालाब खोदकर पानी की किल्लत को खत्म करने का प्रण लिया। फिर हाथों में कुदाल फावड़ा लेकर पूरा का पूरा गांव प्रण पूरा करने में जुट गया और आज रोजाना 8 घंटे की मेहनत का नतीजा है ये तालाब, जो 40 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर गहरा है।
जिसमें पानी की धार है, चारों ओर हरियाली का अंबार है और गांव वालों के चेहरे पर सुकून का भाव है। यहाँ समस्या ये थी कि यहाँ पर ये 65 बीघा बंजर भूमि थी जो चारागाह थी। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो यहाँ के हैंड पाइपों की वाटर लेवल बहुत नीचे जा रही थी। तो ग्रामीणों ने, सब लोगों ने मिल करके, ये ग्राम सभा कठारा है उसका मजरा है, ये करिया जाल। तो यहाँ ग्रामीणों ने जो है तालाब खोदने की ठानी और सभी लोग जो है कार्य करने लगे निस्वार्थ। ये तालाब 2 बीघा क्षेत्र में खोदा गया है और बिना किसी राजनीतिक मदद के तैयार किया गया है। अरे करीबन साल खान हुई कि खोदत। अच्छा, काहे खोदा? तालाब क्यों खोद डाला? अरे पानी नहीं था तो तालाब खोदा। सरकार के द्वारा यहाँ कोई इंतजाम नहीं था? कोई इंतजाम नहीं मिला। तो अब क्या है? पानी आ रहा है? पानी आ रहा है, पेड़ पौधे भी हरियर हैं और गांव में हरियाली हो गई। में लगभग 1 साल का समय लगा है। तो यहाँ पर एक तालाब पूर्ण रूप से सरकारी द्वारा मदद करके बहुत से बड़ा ये खुदवाया है। वहाँ पर मौजूदा स्थिति पानी की ये है कि वाटर लेवल अब ऊपर आ चुकी है। तो इससे हम लोगों को ये उत्साह बढ़ा है कि अगर एक तालाब और खुद जाए तो और पानी की समस्या दूर हो सकती है। तो ये एक तालाब और खुद रहा है जिसमें आधा खुद चुका है, ये ग्रामीणों द्वारा खुद रहा है, इसमें सरकारी कोई योजना का पैसा नहीं लगा है। तालाब खोदाई के बाद गांव में खेतीबाड़ी भी शुरू हो गई है, साथ ही जमीन की गर्त में चला गया वाटर लेवल भी ऊपर आ गया है। ऐसे ही कई और तालाबों की खोदाई का काम करियाझाल के लोग कर रहे हैं और ये साबित करने में जुटे हैं कि जहां चाह होती है वहां राह जरूर निकलती है, जहां यकीन होता है वहां जिंदगी संवारने की उम्मीद होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अगर हमें किसी को मंदबुद्धि साबित करना होता है तो अक्सर हम उसे ताना मारते हैं, क्या गोबर हो या फिर दिमाग में गोबर भरा है। गोबर मतलब इस धरती का सबसे बेकार व्यर्थ पदार्थ। लेकिन अब यह सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि गोबर अब बड़ी काम की चीज हो गई है। गोबर आपको मालामाल बना सकता है, आपको रोजगार दिला सकता है और खतरनाक रेडिएशन से भी बचा सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। हाँ जी हाँ, एकदम सही समझ रहे हैं आप। ये वही वेस्ट पदार्थ गोबर है जिसे व्यर्थ समझकर हम और आप फेंक दिया करते हैं। किसी को मंदबुद्धि साबित करने के लिए ताना मारा करते हैं कि बिल्कुल गोबर हो क्या, दिमाग में गोबर भरा है क्या। लेकिन ये गोबर कितने काम की चीज है ये तस्वीरें बता रही हैं। इन तस्वीरों में गोबर से ईंट बनाने और प्लास्टर बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे हरियाणा के अंदर क्या है, जो सबसे बड़ा जो रिन्यूएबल सोर्स का है वो है गोबर, सूखा गोबर। हमारे गांव में आज भी जो है, जो पशुधन है उसके गोबर से हम उपले बनाते हैं, उपलों को स्टोर कर लेते हैं, बिटोड़ा जिसको बोलते हैं। हम सभी के सभी अपनी साड़ को, अपनी दीवारों को, अपने चूल्हों को गोबर से क्यों लिपते थे। मेरी माँ जो है कुछ टाइम के बाद लगातार, मेरे से बहन नहीं थी तो मैं खुद जो मिट्टी लेके आता था, गोबर लेके आता था और उनके साथ मिल के मैं भी लिपवाता था। वो क्या था, उसके ऊपर जब मैं पीएचडी की दृष्टि से, केमिस्ट्री की दृष्टि से मैंने उसके ऊपर नज़र डाली तो मेरे को बड़े विचित्र से वो मिले। हमारे घरों के अंदर आरे होते थे, आरे जो है वो गोबर से ही चलते थे। उनके अंदर जो है घर के अंदर धुआं भी होता था। लेकिन जब हम खेत से आते थे या स्कूल से आते थे 3-4 बजे के आसपास, तो धुआं नाम की चीज़ नहीं होती थी। वो धुआं कहाँ जाता था? वो धुआं मेरी दीवारें और मेरा फर्श जो है वो सोख लेती थी। ये पोरस होती हैं, ये ब्रीदिंग वाल होती हैं, ये सांस लेती हैं, प्रदूषण को दूर करती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो है सोचा कि इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। तो इसके लिए मैंने फिर एक उत्पाद बनाया, वैदिक प्लास्टर, जिसके अंदर मैंने जिप्सम, गोबर, मिट्टी, वारगम, नींबू का शहद वगैरह डाला और उसकी फिर मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की। शिव दर्शन मलिक केमिस्ट्री में पीएचडी हैं और कई सालों तक मूर्थल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा चुके हैं।
लेकिन फिलहाल वो हरियाणा के रोहतक में गोबर के महत्व को समझकर उससे ईंट बनाकर घरों का निर्माण करा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि गोबर से ईंट कैसे बनती है, तो जरा गोबर से ईंट बनने की विधि पर गौर करिए। ताजा गोबर को इकट्ठा किया जाता है। गोबर में जिप्सम, मिट्टी और कुछ घटक मिलाकर मिक्स किया जाता है। मिक्स गोबर को सांचे में डालकर ईंट का आकार दिया जाता है। 5 से 7 दिन तक सुखाकर ईंट को तैयार किया जाता है। लोगों को गोबर की ईंट से बने घर बेहद पसंद आ रहे हैं। ये घर बेहद ठंडे रहते हैं। इसके अलावा इन घरों से मिट्टी की सेंधी सेंधी खुशबू भी आती है। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक गोबर की ईंटों के अलावा प्लास्टर भी बनाने का काम कर रहे हैं, जो घर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा एक लेक्चर देने के लिए, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो लोग लकड़ी के बोर्ड बना के उससे मकान बना रहे हैं। वहाँ पे मैंने एम्क्रीट के बारे में भी सुना, तो तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं बोर्ड बनाऊंगा, हालांकि मैंने बोर्ड बनाया और उससे मकान बनाऊंगा तो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों ना इससे ईंट बनाई जाए, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर ईंट घुसी हुई है कि मकान तो ईंट से ही बनेगा। तो फिर मैंने ईंट बनाई, यहाँ पे एक बैल लेके आया, बैल से मैंने जो है आटा चक्की चलाई और बिजली बनाई, और उसी के गोबर से फिर मैंने ईंट बनाना शुरू की। फिर मैंने क्या किया कि उसके गोबर से ईंटें बनानी शुरू की। एक बैल लगभग 25 किलो गोबर देता है एक दिन में, तो वो लगभग 10 ईंट बना देता है, और जो ईंट है वो इको फ्रेंडली है। गोबर के इस गुणगान को सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हो रही होगी आपको। सोच रहे होंगे कि गोबर इतना फायदेमंद है तो फिर अब तक क्यों सड़क किनारे सड़ता गलता रहा, क्यों नाली में बहता रहा? तो जवाब है ज्ञान की कमी। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक ने पहली बार अमेरिका दौरे पर इको फ्रेंडली बोर्ड से घर बनते देखे और फिर इंडिया आकर गोबर के गुणों का अध्ययन किया तो हैरत में पड़ गए। गोबर की ईंटें बेरोजगारों को रोजगार दे रही हैं। गोबर की ईंटों से बने घरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, रेडिएशन की समस्या नहीं होती, पर्यावरण को बचाने में मददगार होता है, गर्मियों में घर को ठंडा रखता है, धुएं को भी अवशोषित करने में सक्षम है। ईंट जैसे आप देख रहे हो, ये मिश्रण है। ईंट 3 टाइप की होती हैं। एक टोटल जो है बिल्कुल वाटरप्रूफ होती है, एक सेमी वाटरप्रूफ होती है, और एक ब्रीदिंग वाल जिसको मैं बोलता हूँ, जो नमी ज़्यादा आएगी तो वो नमी को सोख लेगी, नमी कम होगी तो नमी को छोड़ देगी। नमी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ड्राई एयर के अंदर हम सांस लेते हैं तो हमारे नकचीर वगैरह आ जाती है, इसलिए नमी होगी तो स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा। तो ये दूसरे तीसरे टाइप की ईंट हैं जो प्योर गोबर और मिट्टी से ही बनती हैं, उसके अंदर और कुछ हम नहीं मिलाते। हाँ, प्राकृतिक, क्योंकि इसके अंदर जो है जो पानी है उसका भी प्रयोग नहीं होता। जो गोबर में पानी है उसी से हम ईंट बना लेते हैं, उतना ही पानी चाहिए। जो मिट्टी है वो भी हम तालाब से लेते हैं, इधर लेते हैं, उसको भी डाल के मिक्स करके और फिर इसको सांचे में डाल देते हैं। सांचे से सिर्फ निकाल के इसको धूप में सुखाते हैं। एक भी बूंद पानी का और एक भी कैलोरी ईंट का, हमें एक दाना भी लकड़ी का या कोयले का या डीजल या किसी भी फ्यूल का लगता ही नहीं। सिर्फ सूरज की धूप से वो सूख जाती है। तो टोटली इको फ्रेंडली ये हमारा प्रोडक्ट है। आत्मनिर्भर भारत की ये मुहिम गांव में तो तेजी से फैल ही रही है, लेकिन अब शहरी इलाकों में भी लोग बड़ी उत्सुकता से इसकी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही हरियाणा, राजस्थान, गुरुग्राम और गुजरात में भी लोग इसे अपना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आपदा में अवसर। कोरोना काल में यही मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको दिया था, जिसे पूरी तरह अपनाया है बागेश्वर की एक महिला किसान ने, जिसने लॉकडाउन के दौरान खेतों में जी तोड़ मेहनत की है और अब सब उसकी मेहनत रंग ला रही है, जो वहां की कई किसानों के लिए मिसाल बन गई है। रिपोर्ट देखिए। वालों की आवश्यकता है। फिर हम चेक करते हैं। पहले यहाँ अच्छा है।
और ये भी बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख हेमा बिष्ट ने बागवानी के क्षेत्र में मिसाल पेश की। उन्होंने अपने खेतों में पिछले 2 महीने में जमकर खेती की। उनकी मेहनत का परिणाम अब नजर आने लगा है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। है हेमा बिष्ट, हम किसान खेती करते हैं जिसमें हम आज 30-40 साल से लगातार आलू का काम कर रहे हैं और सब्जी का उत्पादन बड़ा कर रहे हैं, जहाँ पर कि अभी हमने 4-5 क्विंटल तो लहसुन ही लहसुन बेच दिया है और हम हर साल का 20-30 हजार का आलू बेचते हैं। ये आलू की फसल है जो आपदा के इस दौर में सुकून का भाव पैदा करती है। आलू के लिए थोड़ा सा ढलान वाला ही खेत अच्छा रहता है। वालों की आवश्यकता है। ये आड़ू की बागवानी है जिसमें इस बार नया प्रयोग किया गया है। वहीं ये फल है खुमानी का, जो किसान हेमा बिष्ट को अच्छा मुनाफा दिला रहा है। आलू की जो यहाँ पे पैदावार है और नियर अबाउट काफ़ी क्षेत्रों में आलू लगाया गया है और इन लोगों ने नियर अबाउट 20-25 कुंटल आलू लगाया है बीज लेकर के, और ये हार्टिकल्चर विभाग बीज प्रोवाइड किया है इनको। और समय समय पे हमारे जो मोबाइल टीम के इंचार्ज हैं इनके द्वारा वो भी किया जाता है, सर्वे किया जाता है, इनको जानकारी दी जाती है। और जो आलू का उत्पादन है वो लगभग काश्तकारों से पता चल रहा है कि 25-30 लाख रुपए का आलू यहाँ से जाएगा। हेमा आलू, आड़ू और खुमानी के अलावा लहसुन और प्याज की भी खेती करती हैं और हर साल 2.5 लाख से 3 लाख का मुनाफा कमा लेती हैं। ये मुनाफा इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि हेमा बिष्ट पहाड़ों के सीढ़ीनुमा खेतों पर खेती करती हैं, जहां बेवक्त की बारिश और जंगली जानवर खेती को बर्बाद करते रहते हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों के मुकाबले कम पैदावार होती है। आलू के लिए थोड़ा सा ढलान वाला ही खेत अच्छा रहता है। हम लोग 2.5-3 लाख के उसमें पहुंच जाते हैं। उद्यान विभाग का कितना सहयोग रहता है? उद्यान का इस बार हमने जब बीज की मांग की, उद्यान विभाग ने हमें बीज एवं दवा वगैरह कीटनाशक उन्होंने काफी सहयोग किया। आगे ऐसा आशा है कि DHO साहब से कि इस गाँव के लिए क्योंकि यहाँ पर परंपरागत खेती जो जैविक होती है, इसमें लगातार डेप्टेलिंग करके कुछ जैविक पीटे मतलब यदि उद्यान विभाग से बनाए जाएं तो यहाँ के काश्तकारों को काफी लाभ इसका मिलेगा। हालांकि हेमा बिष्ट को कृषि विभाग का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। बहुत अच्छी है, इसीलिए ये महिला किसान सबके लिए आदर्श बन गई है। आसपास के गांव में हेमा बिष्ट से प्रेरित होकर कई और महिला किसानों ने खेती में मेहनत करना शुरू कर दिया है, जो उनके साथ साथ प्रदेश की आर्थिक तरक्की के लिए भी बेहद जरूरी है। वालों की आवश्यकता है। बागेश्वर से मनोज तंगड़िया, जनतंत्र टीवी के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।